हेडिंग बनाइए अवोगाद्रो का नियम। तो सबसे पहले यह जाने कि यह अवोगाद्रो एक इटालियन रसायनज्ञ थे और इन्होंने यह 1811 में इस परिकल्पना को दी थी, यह बताया था। ठीक है, इसमें इन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, इस नियम को समझने के लिए हम एक उदाहरण लिए थे। हाइड्रोजन और क्लोरीन की आपस में क्रिया करा करके HCl का हमने निर्माण कराया था, उसको लेकर के देखते हैं। चलिए, इस नियम के द्वारा हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने की क्रिया को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो चलिए इसका रिएक्शन हम देखते हैं क्या बनाएगा। तो बच्चों, ये H2 हाइड्रोजन का अणु है प्लस Cl2 ये क्लोरीन का अणु है, इज इक्वल टू 2HCl। ठीक है, यानी एक आयतन क्या है, हाइड्रोजन का अणु है। हाइड्रोजन एक आयतन, ये क्या है, एक ही आयतन क्लोरीन है, क्लोरीन का अणु। ठीक है, एक आयतन हाइड्रोजन का अणु, एक आयतन क्लोरीन का अणु, ये मिलते हैं तो दो आयतन के, यानी कि दो आयतन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण होता है। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं इस रिएक्शन को पीछे। ये गैस है, तो दो आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। माने एक आयतन हाइड्रोजन अणु के मिलने से, एक आयतन क्लोरीन अणु के मिलने से दो आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमने पात्र में ऐसे हमने लिया, क्या लिया, इसमें हमने ले लिया हाइड्रोजन के अणु इसके अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन H2 की अणु। ठीक है, और यह एक आयतन में है, तो एक आयतन हम लोग लिख लेंगे, आयतन हाइड्रोजन अणु। ठीक है, अब वैसे ही हम एक और पात्र लें प्लस, इसको बना लेते ऐसे। ठीक है, एक ऐसा ही पात्र ले जिसमें हम क्लोरीन के अणु को ले सकते हैं। इसमें हम लोग ले लें क्लोरीन के अणु, कितने आयतन में है, तो एक आयतन Cl2 के अणु हम इसमें ले लें। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इज इक्वल टू, इसको ऐसे बनाते हैं, इसके संयोजन से थोड़ा बड़ा, इन दोनों से थोड़ा बड़ा बना लेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, दो आयतन HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। हाइड्रोजन
क्लोराइड। तो बच्चों हमने यहाँ पे इसमें देखा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने की क्रिया को हम निम्न तरह देख रहे हैं, यानी कि एक आयतन हाइड्रोजन एक आयतन क्लोरीन से मिलकर के दो आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण कर रहा है। इसको हमने पाठ्य के अंदर दिखा दिया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि एक आयतन हाइड्रोजन के अणु में n अणु आपका उपस्थित है। इसके भीतर मान लेते हैं कि n अणु इस हाइड्रोजन का इसमें उपस्थित है। इसका भी हम मान लें कि इसमें भी एक ही n ही अणु उपस्थित है, तो हम इसको क्या मानेंगे, तो इसे हम 2n मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक आयतन में है, तो ये दो आयतन का निर्माण कर रहा है। तो n अणु हम माने, इसका n अणु माने, तो ये 2n अणु HCl का दिखाएगा। तो यहाँ 2n अणु हम लिखेंगे। ठीक है, 2n अणु किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। उसमें अब हम यदि इसे n अणु को हम एक अणु कहें, एक अणु n इज इक्वल टू एक हम कहें, तो एक अणु प्लस इसको भी हम ऐसे ही एक अणु, तो ये क्या बना देगा, इज इक्वल टू ये यदि ये एक अणु और ये एक अणु, तो ये बना लेगा दो अणु HCl की गैस की, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। मतलब इसके एक आयतन में हमने मान लिया n अणु है, इसके एक आयतन में मान लिया n अणु क्लोरीन की है, तो ये दोनों मिलकर के 2n अणु का निर्माण कर लिए। वैसे n इज इक्वल टू हमने एक मान लिया, तो एक अणु हाइड्रोजन का एक अणु क्लोरीन का मिल करके दो अणु HCl का निर्माण कर ले रहे हैं। अब माने यदि कि इसके आयतन में n एक की जगह आधा अणु है, आधा अणु उपस्थित है, एक अणु को हम आधा कर लिए। इसको भी हम कहें कि इसमें आधा अणु क्लोरीन के उपस्थित है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस नियम को भी हमें समझना है, यहीं से समझ लेंगे। आधा अणु हमने इसको भी मान लिया, तो ये कितना अणु बनाएगा HCl का, तो आधा और आधा अणु मिल करके एक अणु का निर्माण कर लेगा HCl के। ठीक है, अर्थात इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि आधा अणु हाइड्रोजन, आधा अणु क्लोरीन के साथ मिल करके एक अणु HCl का निर्माण करता है ना। तो हम अर्थात आधा अणु एक अणु, मतलब अब आप इसको ध्यान से देखिए, ताप और दाब की समान परिस्थिति में गैसों के समान आयतन में जो अणुओं की संख्या है वो समान होती है। अतः आधा अणु हाइड्रोजन, आधा अणु क्लोरीन से संयोग करके एक हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का एक अणु बनाता है। मतलब यहाँ जो बातें लिखी गई हैं समान परिस्थितियों में, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर को इक्वल रखेंगे, समान रखेंगे पूरे कंडीशन में, तो गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। यही अवोगाद्रो नियम है। अवोगाद्रो के नियमों को हाइड्रोजन और क्लोरीन के द्वारा समझने का प्रयास किया। ठीक है, फिर से इसको हम एक बार फिर से इसको पुनः समझते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ताप व दाब की समान परिस्थितियों में। चलिए पहले तो इसको हम यहाँ पे ताप लिखें, T, यहाँ दाब लिख लें
P और इसको कर दे समान। फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ताप व दाब की समान परिस्थितियों में, कह रहा है गैसों के समान आयतन में। अब मान लेते हैं कि हमने हाइड्रोजन गैस, चूंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया है तो हम हाइड्रोजन गैस ले लें, हाइड्रोजन गैस, और एक ले लें क्लोरीन गैस। ठीक है, कह रहा है कि क्या लिखिए, गैसों के समान आयतन में। अब हमने मान लिया ये एक पात्र है, ये एक पात्र है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस जो है इसका एक आयतन, क्लोरीन गैस जो है इसका एक आयतन। एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझिए। फिर से मैं बता रहा हूं, ताप को आप समान कर लो, ताप को दाब को आपने समान कर लिया। फिर यहां गैसों के समान आयतन में, ये गैस हमने हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया। अब ये हाइड्रोजन का एक आयतन है, एक आयतन का पात्र, क्लोरीन एक आयतन का पात्र। यही चीजें आपको समझना है कि गैसों के समान आयतन में, माने ये गैस है, इसके समान आयतन में जो अणुओं की संख्या होती है ना, वो भी समान होती है। अणुओं की संख्या जो होगी वो भी समान होगी। वही हम लोग यहां समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लेते हैं कि H2 गैस में एक अणु है, एक अणु है, एक अणु है, ठीक है। तो यहां इसका भी एक अणु होगा इसमें, ठीक है, एक ही अणु इसमें होगा। अब ये एक अणु और एक अणु यहां होंगे, और यही अणु दोनों मिल करके एक बड़ा पात्र, कितने वैल्यूम का, 2 वैल्यूम का, क्योंकि एक अणु इसका, माने हाइड्रोजन का एक आयतन इसमें, एक आयतन इसमें, अणुओं की संख्या एक अणु, इसका एक अणु, तो इसमें कितने अणु होंगे, 2 अणु होंगे। किसके किसके होंगे, तो हाइड्रोजन के होंगे और क्लोरीन के होंगे, ठीक है। मतलब यदि इसका हम n अणु ले तो इसमें क्या होगा, अणुओं की संख्या n होगी। इसका यदि हम n अणु ले तो इसमें अणुओं की संख्या क्या होगी, n ही अणु होगी। और ये दोनों मिलके n और n मिलके 2n का निर्माण करेंगे। तो वही कह रहा है कि जब ताप व दाब समान हो, गैसों के समान आयतन में, गैसों के समान आयतन में जो अणुओं की संख्या होगी वो भी समान होगी। यही अवोगाद्रो ने बताने का प्रयास किया था, ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों, अवोगाद्रो ने ही परमाणुओं और अणुओं के बीच अंतर की व्याख्या करने में हमारी मदद की। अर्थात इस परिकल्पना के आधार पर परमाणु और अणु में विभेद किया जा सकता है कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है, ठीक है। विदित है, मेंशन है, को ठीक से समझना चाहिए। एक लाइन जो मेंशन है कि वास्तव में अवोगाद्रो ने इन परिणामों की व्याख्या अणुओं को बहुपरमाणु मानकर की। इसे समझना चाहिए कि वो क्या बताना चाहते थे। तो इस लाइन में यह बातें हमें स्पष्ट कर दी कि उस समय जब ये परिकल्पनाएं दी जा रही थी तो उस समय परमाणु और अणु के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं थी। उस समय समस्त अणुओं को बहुपरमाणु माना जाता था, या लोग मानते थे। यही कारण है कि जब अवोगाद्रो ने यह परिकल्पना दी थी तो वो इसी आधार पर दी थी कि समस्त
जितने भी अणु हैं उनके अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं। ठीक है। अब जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी कि H2 और Cl2। तो हाइड्रोजन के जो ये अणु है इसके अंदर यह माना गया था कि बहुत सारे परमाणु हैं। फील करिएगा उनके शब्दों को, उन्होंने उस समय यही मान करके इसका एक्सपेरिमेंट किया था कि हाइड्रोजन के भीतर बहुत सारे परमाणु हैं, विद्यमान हैं। क्लोरीन अणु के भीतर बहुत सारे परमाणु विद्यमान हैं। ठीक है। जबकि उस समय डाल्टन जो वैज्ञानिक थे, इनका मानना था कि किसी भी परमाणु के अंदर, अणु के अंदर उसकी तरह का परमाणु नहीं हो सकता, उसकी तरह का कोई भी परमाणु नहीं हो सकता। ठीक है। जबकि यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था अवगात्रों के जरिए, इसी पर आधारित था। उन्होंने यह मानकर किया था कि अणुओं के भीतर बहुत ढेर सारे उसके परमाणु विद्यमान हैं। ठीक है। जल बनने की प्रक्रिया में, यहां मैंने लिख भी दिया है, जल बनने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन का 1 आयतन। ध्यान दीजिएगा, हमें पता है, हम जानते हैं कि जल बनने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन का 1 आयतन आपस में संयुक्त होकर के जल के 2 आयतन देते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। अब यहां देखिए, इससे इसको कंपैरिजन करें। उस समय इस बिंदु पर फोकस किया गया था कि अणुओं में बहुत सारे परमाणु हैं और वो आपस में मिलकर के संयुक्त होकर के क्या बनाते हैं, किसी एक संरचना का निर्माण करते हैं। जबकि इस उदाहरण को जब हम देख रहे हैं कि जल बनने की प्रक्रिया में एक हाइड्रोजन का 1 भाग, फिर हाइड्रोजन का 1 भाग यानी कि 1 आयतन, तभी ये 2 आयतन होगा। 1 आयतन हम यहाँ भी लिख देते हैं, और ऑक्सीजन का 1 आयतन, 1 आयतन मिल करके पानी यानी कि जल के 1 आयतन का निर्माण करता है। 1 आयतन का निर्माण करता है, ध्यान देना होगा। सॉरी, 2 आयतन का निर्माण करता है, मिलकर के जल के 2 आयतन का निर्माण करता है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का 1 आयतन, यानी कि ये मिलकर के कितने आयतन हो गए, हाइड्रोजन के 2 आयतन। ऑक्सीजन का कितना आयतन है, 1 आयतन। ये मिलकर के 2 आयतन जल का निर्माण करता है। तो ये जो बात यहां पर लिखी गई थी कि उस समय अणुओं को बहुपरमाणुक माना जा रहा था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या थी, असत्य थी। यदि ऐसा होता तो यहां जो जल के 2 वॉल्यूम हम प्राप्त कर रहे हैं वो नहीं प्राप्त करते। ठीक है। और उसमें भी जो ऑक्सीजन है इन दोनों वॉल्यूमों से मिल करके बिल्कुल भी लेस मात्र भी नहीं बचती। ठीक है। यानी हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम मान लेते हैं, इसमें 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का प्लस हाइड्रोजन का 1 और वॉल्यूम इतने ही आयतन में, प्लस ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, ये ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, ये मिलकर के जल के 2 वॉल्यूम का निर्माण करते हैं। जबकि ध्यान रहे, इन प्रत्येक डब्बों में अणुओं की संख्या समान है। मतलब N अणु
N अणु, इसमें N अणु, तो इसके अंदर भी ये जितने अणु हैं वो यहाँ पे होंगे, यानी कि वो भी N अणु ही होंगे। ठीक है।